हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद चित्रलेखा में। जैसा कि आप लोग सभी जानते हो, ये यूपीपी के री एग्ज़ाम के लिए हम लोग डेली प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ कर रहे हैं और आज सेट नंबर 29 हम लोग करने जा रहे हैं। इससे पहले 28 सेट्स हम लोग कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वो सेट पेपर सॉल्व नहीं किए हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग उन सेट पेपर्स को भी सॉल्व कर लीजिए। बहुत हेल्पफुल होते हैं सेट पेपर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी में। ये आपका रिवीजन तो कराते ही कराते हैं, साथ ही साथ एग्ज़ाम में आपकी एक्यूरेसी को भी बढ़ाते हैं। ठीक है, तो उन सेट पेपर्स को भी आप लोग रिवाइज कर लीजिए। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने स्टडी ग्रुप्स में, अपने पीयर ग्रुप्स में। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली आप लोगों को लिए एक प्रैक्टिस सेट मैं लेकर के आती हूँ। नोटिफिकेशंस ऑन कर लेंगे तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप लोग जल्दी से जल्दी अपना रिवीजन कर पाएंगे। बैकलॉग नहीं इकट्ठा करना है, आप लोगों को डेली बेसिस पर काम करना है। डेली के टारगेट्स बनाइए और डेली बेसिस पे अपना सिलेबस खत्म करिए, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आज की क्लास में हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, यूपी स्पेशल, उसके साथ साथ करंट अफेयर, ये सारी चीज़ें हम लोग टारगेट करने वाले हैं। अच्छी क्लास होने वाली है, क्लास में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन है, कौन आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? तो आयुर्वेद के ज्ञान के लिए इतने जो भी नाम आपको दे रखे हैं इनमें से धन्वंतरी प्रसिद्ध थे। ठीक है, ये उज्जैन के राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिन्हें कि चंद्रगुप्त द्वितीय जिनका नाम है, उनके दरबार के नवरत्नों में से एक थे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? धन्वंतरी। आर्यभट्ट गणित से संबंधित थे, गुप्त भी गणित से संबंधित थे और भास्कराचार्य ये खगोल विज्ञान से संबंधित थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इन सबको। और देखिए, ये मैंने धन्वंतरी के बारे में दे रखा है आप लोगों को फैक्ट, तो एक बार इनको रीड कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने निम्नलिखित में से किस राजा को हराया था? तो चंदावर का जो युद्ध है, संयोगिता के पिताजी जयचंद थे, उनके साथ हुआ था। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जयचंद। चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी जीता था और जयचंद की हार हुई थी, जयचंद मारा गया था इसमें। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, रामसर समझौता निम्नलिखित में से किसमें संबंधित है? तो रामसर समझौता जो है, रामसर आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है। रामसर ईरान का एक शहर है जहां पर रामसर कन्वेंशन हुई थी और आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए इस पे देशों ने सहमति जताई थी। ठीक है, इसके कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, देख लेते हैं एक बार। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारे पर्यावरण का। आर्द्र भूमि कन्वेंशन पर यह एक अंतर सरकारी संधि है जो आर्द्र भूमि के संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रूपरेखा प्रदान करता है। 1971 में ये ईरान के शहर रामसर में हुई थी और भारत ने इसे 1975 में अपनाया था। ठीक है, तब से दुनिया के सभी क्षेत्र जो है, लगभग 90% क्षेत्र में, भौगोलिक क्षेत्र में अनुबंधित पक्ष में सहमत हुए हैं ये कि आर्द्र भूमियाँ 90% से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक, ध्यान रखिएगा। और भी आगे स्पेसिफिक चीज़ें दे रखी हैं, इनको वीडियो को पॉज करके आप लोग रीड कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पॉलिटी का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, जीएसटी परिषद के बारे में। तो जीएसटी परिषद संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? जीएसटी जो है 101वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो जीएसटी परिषद जो है अनुच्छेद 279A के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसे हम वस्तु एवं सेवा कर कहते हैं। ठीक है, और ये क्या है? एक संवैधानिक निकाय है, ये भी ध्यान रखिएगा। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? केंद्रीय वित्त मंत्री। दैट मीन्स इस समय निर्मला सीतारमण जो है जीएसटी परिषद के अध्यक्ष हैं। ये सारी चीज़ें दे रखी हैं मैंने इसमें जीएसटी परिषद से जुड़ी हुई, ये आप लोग वीडियो को पॉज करके रीड कर लीजिएगा। अनुच्छेद के बारे में बताया है, 101वें संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है और इसमें कितने कुल 33 सदस्य होते हैं, जिनमें से 2 सदस्य केंद्र के होते हैं और 31 सदस्य जो बचे उनमें से 28 राज्य के और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के जो विधानसभा होती हैं वहाँ के मंत्री होते हैं। ठीक है, 28 जो राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री जीएसटी काउंसिल में शामिल होते हैं। सारी चीज़ें देख लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो साहित्य अकादमी का मुख्यालय जो है आपको नई दिल्ली में मिलेगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है इसी के द्वारा दिया जाता है।
इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 मार्च को हुई थी। 12 मार्च 1954 को की गई थी सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के द्वारा, ठीक है। 7 जनवरी 1956 को सोसाइटी के रूप में इसको पंजीकृत किया था और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में अवस्थित है। और इससे जुड़े हुए जो भी फैक्ट हैं ये मैंने दे रखे हैं, आप लोग इनको रीड कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देवा शरीफ का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो देवा शरीफ का मेला जो है बाराबंकी में आयोजित किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यूपी स्पेशल का, मेले महोत्सव से क्वेश्चंस आते हैं तो ध्यान से पढ़ेंगे यूपी स्पेशल के ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश शासक ने पुलिस प्रशासन की शुरुआत की थी? तो जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है, इन्हें क्या कहा जाता है? पुलिस सेवाओं का जनक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। क्रांतिकारी सूर्यसेन निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो सूरसेन जो है, जिन्हें मास्टर दा कहा जाता था, चटगांव शस्त्रागार पर छापेमारी हुई थी, इससे संबंधित थे। चटगांव उस समय कहाँ पर पड़ता था? बांग्लादेश में पड़ता था। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सूरसेन, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? जन्म हुआ था इनका 22 मार्च 1894 को हुआ था, ठीक है। और ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे। वैसे ये स्कूल टीचर थे, इसीलिए इन्हें मास्टर दा भी कहा जाता था। और चटगांव में जो आर्मरी रेड पड़ी थी उसका सफलतापूर्वक नेतृत्व किसने किया था? सूरसेन ने किया था। सूरसेन ने किया था। और ये जो रेड थी, क्या था कि क्रांतिकारियों के द्वारा चटगांव का जो शस्त्रागार था अंग्रेजों का, वहां पर उसको इन्हें डिस्ट्रॉय करना था, ठीक है। तो इस मिशन को लॉन्च किया गया जब इनके सानिध्य में, सूरसेन के लीडरशिप में, तो ये मिशन सफल हुआ था, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? इनको पकड़कर अंग्रेजों ने फांसी दे दिया था। कब दी थी फांसी? 12 जनवरी 1934 को मिदनापुर जेल में या मेदिनीपुर जेल में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? सबसे ऊपरी परत बहिर्मंडल कहलाती है। समताप मंडल वो होता है जहां पर आपको ओजोन परत मिलती है, ठीक है। क्षोभ मंडल के ठीक ऊपर समताप मंडल होता है। उसके बाद आता है आपका आयन मंडल, ठीक है, इसे आयनोस्फीयर कहते हैं। और चौथे नंबर का होता है मध्यमंडल, उसके बाद मिलेगा आपको बहिर्मंडल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कल्हड़ द्वारा लिखी गई राजतरंगिणी है। तो कल्हड़ ने एक किताब लिखी, एक पुस्तक लिखी जिसका कि नाम है राजतरंगिणी। ये क्या बताती है? कश्मीर के इतिहास के बारे में बताती है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और एक चीज याद रखिएगा कि राजतरंगिणी जो है चंपू शैली में लिखी गई है, ठीक है। चंपू शैली, चंपू शैली क्या होती है? गद्य और पद्य दोनों विधाएं जब यूज करी जाती हैं किसी पुस्तक को लिखने में, उसे चंपू शैली कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम्स में, यूपीपीसीएस में पूछा गया था, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। भारतीय संविधान की कैबिनेट प्रणाली या मंत्रिमंडल की अवधारणा को कहाँ से लिया गया है? कौन से संविधान से लिया गया है? किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कैबिनेट प्रणाली या मंत्रिमंडल प्रणाली को जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। म्यांमार की राजधानी क्या है? तो म्यांमार की राजधानी हो जाएगी नाईपीडा। यहाँ पे नेपीडा लिखा हुआ है, कहीं कहीं नाईपीडा भी रहता है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मनीला कहाँ की राजधानी है? फिलीपींस की राजधानी है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस, शहीद दिवस मनाया जाता है, महात्मा गांधी की पुण्यतिथि होती है। कब होती है? 30 जनवरी को होती है। तो 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, नागालैंड किस देश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो नागालैंड जो है अपनी सीमा साझा करता है म्यांमार के साथ। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ पर मिलेगा आपको? राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ पर मिलेगा? उड़ीसा में मिलेगा, ठीक। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर मिलेगा? ये भी आपको उड़ीसा में मिलेगा। इब्न बतूता की यात्रा पुस्तक किसके रूप में जानी जाती है, हमें बताना है। तो इब्न बतूता जो है मोरक्को का यात्री था और ये भारत यात्रा पर आया तो उसने एक यात्रा वृत्तांत लिखा, ठीक है, जिसका कि नाम है रहेला या रिहेला। कहीं कहीं आपको रहेला भी लिखा हुआ मिलेगा, तो ये दोनों सेम बातें हैं, ठीक है, रहेला। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस देश की तटरेखा सबसे बड़ी है या सबसे लंबी है? तो कनाडा जो है इसकी तटरेखा सबसे लंबी है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। पंचायत का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु क्या निर्धारित है? संविधान के द्वारा क्या निर्धारित की गई है? तो 21 वर्ष की आयु जो भी व्यक्ति भारत का नागरिक है, जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है, वह पंचायत का सदस्य हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 35 वर्ष की आयु चाहिए होती है किसके लिए? 35 वर्ष की आयु चाहिए होती है राष्ट्रपति
के लिए, ठीक है। मिनिमम राष्ट्रपति का यदि किसी को नामांकन करना है तो उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये बायोलॉजी का। मानव आंख एक कैमरे की तरह होती है। इसकी लेंस प्रणाली प्रकाश के प्रति संवेदनशील पर्दे पर एक प्रतिबिंब बनाती है जिसे कहा जाता है। दैट मीन्स मानव की आंख जो कि कैमरे का कार्य करती है, ठीक है, इसमें लेंस का काम कौन करता है ये हमें बताना है। तो लेंस का काम हमारी आंख में कौन करता है? रेटिना करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, रेटिना। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं के समायोजन के संबंध में कौन सा आयोग अनुशंसा करता है? तो संसद के जो भी चुनाव होते हैं, विधानसभा क्षेत्र के जो भी चुनाव होते हैं, राज्य विधानसभा जो भी हमारे राज्य हैं उनकी विधानसभाओं में जो भी चुनाव होते हैं, तो क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण परिसीमन आयोग करता है। तो भारत का परिसीमन आयोग इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल नहीं है? तो देखिए, चना, मक्का, बाजरा। मक्का बहुतायत उत्तर प्रदेश में उगाई जाती है। गेहूं और आलू उत्तर प्रदेश की फसल है। चावल भी उत्तर प्रदेश की मुख्य फसल है, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन तो मैं इस तरीके से एलिमिनेट कर दूंगी क्योंकि इसमें तीनों मैच नहीं कर रहे हैं। तीनों जो जिसमें मैच नहीं करेंगे वो ही वाली मैं लगाऊंगी। तो मेरे पास ऑप्शन बचता है ऑप्शन नंबर 4, अरहर, बाजरा और मसूर। देखिए, अरहर ये दलहनी फसल है। दलहनी फसल मध्य प्रदेश में ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से, और बाजरा भी जो सूखे वाली खेती है, जहाँ पर सूखा ग्रस्त भूमि कह लें या फिर यूँ कहें जहाँ पर वर्षा कम होती है, वहाँ पर बाजरा बहुतायत मात्रा में उगाया जाता है, किसानों के द्वारा इसकी खेती की जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है हमको वो बताना है, ठीक है। तो कानपुर में 1857 की क्रांति का कौन कर रहे थे? नाना साहब, ठीक है। 1857 की क्रांति का जो नियोजित हो रही थी उसके लीडर कौन थे? नाना साहब थे। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई देख रही थी। ग्वालियर में तात्या टोपे देख रहे थे और इलाहाबाद में कुंवर सिंह नहीं देख रहे थे। कुंवर सिंह बिहार में देख रहे थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कुंवर सिंह बिहार में नेतृत्व कर रहे थे 1857 की क्रांति का, इलाहाबाद में नहीं कर रहे थे। कुंवर सिंह जब जो है उनका निधन हो गया और वे मारे गए 1857 की क्रांति के युद्ध में, तो उसके बाद उनके भाई जो अमर सिंह थे उन्होंने इस युद्ध का नेतृत्व किया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महिलाओं के द्वारा सिर पर 108 दीपकों के साथ किया जाता है? तो इस प्रकार का जो नृत्य है ये चरकुला नृत्य होता है। जो महिलाएं होती हैं उनके द्वारा ये नृत्य किया जाता है। मान लीजिए कोई महिला है, अब नीचे का आप लोग ऐसे ही कंसीडर कर लीजिएगा। उसके बाद ये एक पहिया जैसा रखा रहता है, ठीक है। इस पर ये दीपक ऐसे रखे होते हैं, ठीक है। 108 दीपकों के साथ ये नृत्य किया जाता है और ब्रज क्षेत्र में अधिकतर ये नृत्य होता है, चरकुला नृत्य, ठीक है। ध्यान रखिएगा इन सारी चीज़ों को। यूपी स्पेशल की क्लासेस में आपको नृत्य महोत्सव, ठीक है, और मेला महोत्सव, गीत, ये सारी चीज़ों की क्लास आप लोग देख सकते हो। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी। बहुत इम्पॉर्टेंट क्लास है ये, और उसके साथ साथ आपको जनजातियां भी इसी क्लास पे मिल जाएंगी। पहले थ्योरी पढ़ लीजिएगा, फिर प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लीजिएगा, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से एग्जाम में 1 से लेकर के 2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। छोटा सा टॉपिक है, एक आप उसको जो है 1 घंटे में ख़त्म कर लोगे और प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लोगे, आपका टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो क्लास को देख लीजिएगा। पसंद आएगी क्लास तो क्लास को लाइक भी ज़रूर करिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा और भ्रूण हत्या की प्रथा को समाप्त कर दिया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने जो है भारत में सती प्रथा और भ्रूण हत्या की जो प्रथा चल रही थी उसको समाप्त करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान संशोधन 42वां जो कि 1976 में हुआ था में प्रस्तावना में शामिल किया गया था? तो देखिए 1976 का संविधान संशोधन जो हुआ था, 42वां संविधान संशोधन, इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। समाजवादी, ठीक है, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ठीक है। तो इसमें से ये जो हमारे पास है ऑप्शन नंबर 4 समाजवादी, तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति का जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है? तो जो थारू जनजाति है उसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, थारू। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जैन धर्म में त्रिरत्न दिए गए हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा गया है, वे त्रिरत्न क्या हैं? तो जैन धर्म के जो त्रिरत्न है उनका है नाम, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये त्रिरत्न, इन पर चल कर के जैनों का ये मानना है कि कोई भी व्यक्ति निर्वाण का मार्ग प्राप्त कर सकता है। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों में पाई जाती है? अभी इसी टाइप का एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजाति कौन सी पाई जाती है? थारू जनजाति पाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, शहरों में भी ज़्यादातर यही पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसरो का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में अवस्थित है? तो इसरो का मुख्यालय जो है आपको कहाँ पर मिलेगा? बेंगलुरु में मिलेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जिले में उत्तर प्रदेश का बखीरा अभ्यारण्य मिलेगा? तो संत कबीर नगर में बखीरा अभ्यारण्य मिलेगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, कौन सी नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जो नहर जोड़ती है उसे भूमध्य सागर की कुंजी भी कहा जाता है। सुएज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और इस नहर का निर्माण किसने कराया था, या यूं कहें कि ये नहर जो है किसकी टेरिटरी में आती है, किसका अधिकार है इस पर, सुएज नहर पर? तो मिस्र के अधिकार में आती है। ये 1869 में निर्माण कराया गया था। ठीक है, जो स्वेज नहर है कुछ इस तरीके से है, इधर आपका लाल सागर हो जाता है, भूमध्य सागर हो जाता है, रेड सी हो जाता है। उत्तर में जो पोर्ट है यहाँ पर इसको पोर्ट सईद कहते हैं। ठीक है, और दक्षिण में जो पोर्ट है इसको कहते हैं पोर्ट सुएज। ठीक है, पोर्ट सुएज और पोर्ट सईद, ध्यान रखिएगा। और भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने के लिए इस नहर का निर्माण किया गया था। नोबेल पुरस्कार समारोह प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित होता है? तो नोबेल पुरस्कार समारोह जो है स्टॉकहोम में आयोजित होता है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में मिलेगा? तो उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य मिलता है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, पचमढ़ी कहाँ पर है? पंचमढ़ी आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में, ये भी ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र है? अच्छा क्वेश्चन है ये, कृषि क्षेत्र का आर्थिक भूगोल में आता है ये। तो उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा कृषि सिंचित क्षेत्र नहीं है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा भारत का सिंचित क्षेत्र जो है, कृषि सिंचित क्षेत्र आपको मिलेगा पंजाब में, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समाज सुधारकों और उनकी संस्था का गलत युग्म है? तो एक तरफ आपको समाज सुधारक दे रखे हैं, दूसरी तरफ संस्थाएं दे रखी हैं जिनकी उन्होंने स्थापना की। तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, पंडिता रमाबाई ने शारदा सदन स्थापित किया था, आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, लेकिन आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा नहीं की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद में नेतृत्व किसने किया था? तो अभी हमने इस टाइप का एक क्वेश्चन ऊपर पढ़ा भी था, इलाहाबाद में नेतृत्व किया था मौलवी लियाकत अली ने, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लक्ष्मीबाई झांसी में थी, तात्या टोपे कानपुर में थे, खान बहादुर बरेली में थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। 1857 की क्रांति एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो आप लोगों को ये टॉपिक भी अच्छे तरीके से तैयार करना है। 1857 का आप लोगों को विस्तृत वीडियो आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पर, प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप कर लोगे तो 1857 की क्रांति के सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, वर्ष 1946 में और 1978 में भारत में विमुद्रीकरण हुआ था, लेकिन तीसरा विमुद्रीकरण किस तारीख को हुआ था ये हमें बताना है। तो तीसरा विमुद्रीकरण कब हुआ था? 8 नवंबर 2016 को हुआ था, जहां पर 500 और 1000 रुपए के नोट, पुराने नोट बंद कर दिए गए थे। ठीक है, 8 नवंबर 2016 को। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगला क्वेश्चन जो है, उत्तर प्रदेश के कलाकार दे रखे हैं और दूसरी तरफ वो जो वाद्य यंत्र बजाते हैं उनकी लिस्ट दे रखी है, तो हमें इसे मैच करना है कि कौन क्या बजाता है। ठीक है,
बिस्मिल्ला खान से सबसे पहले चलते हैं। बिस्मिल्ला खान जो है शहनाई वादक हैं, ठीक। पंडित रविशंकर जो हैं ये सितार वादक हैं। सादिक अली खान जो है ये वीणा बजाते हैं और हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हैं, ठीक है। तो ये मैचिंग हो जाती है आप लोगों की। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आज़ादी के बाद भारत में कितनी बार आपातकाल की स्थिति घोषित की गई है? तो भारत में 3 बार आपातकाल लग चुका है आज़ादी के बाद कुल, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद 3 बार आपातकाल घोषित किया गया। आपातकाल लगाया किन किन अनुच्छेद के अंतर्गत जाता है, एक बार इस पे चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, ठीक है। और राष्ट्रपति शासन जो कि राज्यों में लागू होता है, एक साथ एक से अधिक राज्यों में भी लागू किया जा सकता है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। और वित्तीय आपातकाल जो कि भारत में अभी तक एक बार भी लागू नहीं हुआ है, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लगाया जाता है, ठीक है। तो ये सारी बातें याद रखिएगा। अब एक बार देख लेते हैं आपातकाल कब कब भारत में लागू हुआ। तो सबसे पहले 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 तक लगा भारत चीन युद्ध के दौरान, ठीक है। भारत की सुरक्षा को आंतरिक बाहरी खतरे होने की वजह से ये लगाया गया था। उसके बाद 17 दिसंबर 1971 मतलब 3 से 17 दिसंबर तक 1971 में लगा, जब भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा था, तब दूसरे आपातकाल की घोषणा की गई थी, ठीक है। उसके बाद 25 जून 1975 को तीसरा आपातकाल लगा था, तीसरे उद्घोषणा हुई थी आपातकाल की। और ये किस आधार पर की गई थी? आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर की गई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये जो आपातकाल 25 जून 1975 को लगा था, ये सबसे ज़्यादा समय तक चला था। 1977 में ये समाप्त हुआ था, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। इन पर आते हैं। कोस हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है, तो हमें बताना है किस देश को, ठीक है। तो फिनलैंड जो है ये इसे झीलों का शहर या झीलों की भूमि कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस की 2024 की ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान किस विषय पर जोर दिया? देखिए, ब्रिक्स की अध्यक्षता जो है ब्राजील करने वाला था, लेकिन ब्राजील ने अपनी अध्यक्षता करने से मना कर दिया और ये चला गया रूस के पास। तो 2024 का जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? रूस ने की थी। रूस ने इस बार की थीम क्या थी या किस विषय पर जोर दिया था ब्रिक्स में? तो वैश्विक विकास और सुरक्षा को आगे बढ़ाने के लिए रूस ने जोर दिया था। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। काला नुनिया चावल, जिसे हाल ही में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्राप्त हुआ है, किस राज्य से संबंधित है? तो काला नुनिया चावल जो है ये अपनी खुशबू और जो इनकी बनावट होती है, अरोमा होती है, उसके लिए फेमस है। काला नुनिया चावल के लिए जो है पश्चिम बंगाल को जीआई टैग मिला है। सबसे पहला जीआई टैग किसको मिला था? दार्जिलिंग टी को मिला था। कौन से राज्य को मिला था? पश्चिम बंगाल को ही मिला था, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखिएगा, वर्ष 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो डेजर्ट साइक्लोन 2024 राजस्थान में आयोजित किया गया था। कहाँ किस किस के बीच हुआ? इंडिया और यूएई के बीच में हुआ, ध्यान रखिएगा। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, अच्छे से करिएगा। करंट अफेयर किसी भी एग्जाम में नंबर लाने का आपका वो डिसाइड करती है कि आपके नंबर ज़्यादा आएंगे अगर करंट अफेयर आप ठीक कर ले गए, कम हो सकते हैं अगर करंट अफेयर को ठीक से पढ़ के नहीं गए। तो करंट अफेयर ईजी सब टॉपिक होता है, आप लोग आसानी से कवर कर सकते हो, ध्यान से करिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार 100 अरब डॉलर की संपत्ति रखने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ब्लूमबर्ग ने अमीर महिलाओं की एक लिस्ट जारी की, उसमें 100 अरब डॉलर रखने वाली जो पहली महिला है उनका नाम है फ्रेंकोइस बेटनकोर्ट मेयर्स। याद रखिएगा, फ्रेंकोइस बेटनकोर्ट मेयर्स। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। किस राज्य सरकार ने देश का पहला रिपोर्ट प्रबंधन पोर्टल और मीटिंग प्रबंधन पोर्टल लॉन्च किया है? तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा रिपोर्ट प्रबंधन पोर्टल और मीटिंग प्रबंधन पोर्टल जो है जारी किया गया है। इसमें क्या किया जाएगा कि जो भी रिपोर्टिंग है वो इनके पोर्टल पे अपलोड की जा सकती है और मीटिंग जो शेड्यूल्स करनी है ये भी ऑनलाइन ये लोग मैनेज कर लेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
जनवरी 2024 में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया बने हैं। ये नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष भी थे, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष जो भारत का प्रधानमंत्री है वो होता है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ इस समय नरेंद्र मोदी जो है नीति आयोग की अध्यक्षता कर रहे हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं। ठीक है, इनका नाम भी ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। द लेटेंस रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार 2019 में एशिया में कौन सा देश कैंसर से संबंधित मामले के में दूसरे सबसे बड़े योगदानकर्ता के रूप में है, जिसने लगभग 12 लाख नए कैंसर के मामले और 9.3 लाख मौतें दर्ज की हैं। तो एशिया में जो ये रिपोर्ट निकली है इसमें भारत ऐसा देश है जो सबसे ऊपर है, सबसे बड़ा योगदान करता है। 12 लाख नए कैंसर के मामले निकले हैं और 9.3 लाख मौतें हुई हैं कैंसर के कारण। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिल्ली में राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक विमोचित की गई है। किसके द्वारा विमोचित हुई है? ये किसके द्वारा इसका विमोचन किया गया है? तो आरिफ मोहम्मद खान ने राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत इस पुस्तक का विमोचन किया है। आरिफ मोहम्मद खान, नाम याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। छात्रों में नेतृत्व गुण विकसित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय के द्वारा कौन सा अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो शिक्षा मंत्रालय ने छात्रों में नेतृत्व करने का या लीडरशिप की क्वालिटीज बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसका नाम है प्रेरणा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, प्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जनवरी 2024 में भारत का पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहां पर किया गया? मथुरा वृंदावन में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 वृंदावन उत्तर प्रदेश करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हाल ही में फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, जिसे फेथ के नए अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो फेथ के जो नए अध्यक्ष हैं उनका नाम है पुनीत छतवाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कृषि विज्ञान के क्षेत्र में योगदान के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसको दिया गया है? तो कृषि विज्ञान के क्षेत्र में जिन्होंने अभूतपूर्व योगदान दिया है और उनके इस योगदान के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार जिन्हें दिया गया उनका नाम है प्रोफेसर BR कंबोज। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आज की क्लास हमारी ये यहाँ पर हम एंड करेंगे। आज की क्लास में हमने कुल 53 क्वेश्चन किए। ठीक है, 53 क्वेश्चंस में से आपको 40 क्वेश्चन GK GS के थे और उसके बाद 13 क्वेश्चन मिले हैं आप लोगों को करंट अफेयर्स के। ठीक है, तो अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि 53 में से आपका स्कोर कितना रहा। ठीक, अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ अपने स्टडी ग्रुप्स में, पीयर ग्रुप्स में क्लास को शेयर भी करिएगा, जिससे कि वो लोग भी अपना रिवीजन अच्छे से कर पाएँ। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशंस में ऑल कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगी। पढ़ते रहिए, अपने गोल पर फोकस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।